हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ही रोचक तथ्यों से भरपूर चैप्टर है। आपने जरूर इसको देखा होगा। इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई, 4 चित्र बनाए, एक सीरीज बनाई। उसमें उन्होंने एक सपनों का संसार, आपको मालूम है, रचा था। उसमें क्या उनकी थीम थी? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ था वो। उनका जो थीम थी उसकी 4 चित्रों की, अभी हम उनकी डिटेल में बात करेंगे। आप देख सकते हैं चित्र हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, आगे हम अभी बात करेंगे। जिसमें कि ऐसा है कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक ऐसी ट्रेन जैसी लंबी लाइन बन के जा रही है। क्या कर रहे हैं? वो स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आपने देखा होगा कि फ्रांस का हमने 9th में पढ़ा था, रिवॉल्यूशन हुआ था। उन्होंने उस स्वतंत्रता को महिला का रूप दिया गया था, रूपक हम कहते हैं इंग्लिश में, एलिगोरी। तो ये यूज होता था। यहां पर भी ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। अभी डायग्राम आएगा, आप देखें। उसके एक हाथ में, दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। ऐसा क्यों होने लगा, अभी हम चर्चा करेंगे। 1789 में जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, तब से ये सारी बातें शुरू हुई हैं। प्रतिमा के सामने निरंकुश, हमें हमारे एग्जाम में इस शब्द को अगर ये पूछा जाता है, यूज करना है। निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सौर्य के कल्पनादर्श यूटोपिया या यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं कि जैसे ऐसी कि वो है तो नहीं, लेकिन हमने उसकी कल्पना की है, इमेजिनेशन किया है। जैसे मैं इमेजिनेशन कर लूं कि ट्रेन आजकल 1000 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही हैं और हवा में उड़ती हुई जा रही हैं। हो तो सकता है, ये भविष्य किसने देखा, लेकिन ये कहलाएगा आज यूटोपिया, कल्पनादर्श। माई इमेजिनेशन, ओनली कल्पना। दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड और यूएसए सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने बहुत पहले आज़ादी प्राप्त कर ली थी। सिंपल रीजन। जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, हमारे चैप्टर का उद्देश्य यही है। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास आपको ये कलर आप जरूर याद रखें। कौन सा? काला, लाल और सुनहरा झंडा, ये लोग थामे हुए हैं। जब ये सरू ने ये छवि बनाई, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनी थी, यानी जर्मनी कई विभागों में, कई पार्ट्स में बटी हुई थी। वो झंडा थामे हुए। 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति हो रही है, जिसमें कि जर्मन भाषी रियासतें को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत, यानी एक उनका प्रजातांत्रिक, यानी वोट डलने के बाद जो सरकार बनती है, वैसे उनके पास संविधान है, ये बताया गया है। एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी, ये दिखाया गया। क्या क्या बात दिखाई गई है? जर्मन भाषी रियासतें हैं, उनके पास प्रजातांत्रिक संविधान की बनाने की इच्छा है। वो एक किस में आना चाहते हैं? एक राष्ट्र राज्य में वो अपना गठन चाहते हैं। अब इसके बाद कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही है यहाँ पे, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है। ये नाम इसी क्रम में आप थोड़ा सा कोशिश करें
याद हो जाए, हंगरी और रूस के लोग हैं। और ऊपर से कौन देख रहे हैं? ये क्योंकि चित्र है, डायग्राम है, पेंटिंग है, स्वर्ग से ईसा मसीह देख रहे हैं, दूसरे संत लोग हैं, फरिश्ते हैं, एंजल्स, इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए, यानी ईश्वर का भी आशीर्वाद जनतंत्र को मिला हुआ है। क्या हो कहते हैं, चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच किस लिए किया है? ब्रदरहुड यानी भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है। ये एक नए शब्द हैं, जरूर इनको शायद ये 1 या 2 मार्क्स में आते हैं, पूछा जाता है हमसे। निरंकुशवाद कैसा है? जैसा कि नाम से ही निरंकुश है, देखिए निरंकुश प्लस वाद, एब्सोल्यूटिज्म इंग्लिश में, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई किसी का अंकुश नहीं है। और ये होती कौन सी थी? राजशाही सरकार है, राजा का राज है, उसके बाद उसके बेटे का राज है, वो गद्दी पर बैठ गए, फिर उनके बाद दूसरे उनके बेटे आ गए, उनका राज है। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है, 9th में कई हमने पढ़ा है। निरंकुश सरकार किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज जो हमारे गणतंत्र है वो वोटर्स यानी मतदाताओं के कंट्रोल में है। कहा जाता है कि जो अत्यंत केंद्रीयकृत हैं, मिलिट्री सत्ता, सैन्य बल पर आश्रित हैं और दमनकारी सरकारें। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ बात होगी अभी, सारी दमनकारियां नीति थी किंग लुई 16 की, उसी वजह से उनका पतन हुआ था। ऐसी ही सरकारें आप अपने नक्शा बनाइए, एक कल्पनादर्श यूटोपिया, मैंने अभी अभी बताया, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन उड़ती हुई जा रही है, हो सकता है किसी दिन, पर अभी नहीं है, मे और मे नॉट बी। तो इसमें ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे, कल्पनातीत हैं, अभिव्यक्ति स्वरूप ने चित्र एक में की। तो ये देखिए इस समय, कब? अब समय का ध्यान रखें, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब हमारा देश की भावना एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। अब मैं पूछता हूं, मानसिक जगत कैसा होता है? राजनीतिक तो हम सभी जानते हैं, मानसिक जगत हो गया मेरे विचार। और इस समय 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में आपको मालूम ही है, बहुत सारे लेखक, कवि, चित्रकार, विचारक, समाज सुधारक, विद्वान लोग बहुत हुए। तो उन्होंने लिखा और लोगों के मानस पटल पर ये चीजें बैठती गईं। लोग अब चाह करने लगे कि जैसे उस देश में आराम मिल रहा है, चुनी हुई सरकार है, तो हम क्यों राजा के अंतर्गत रहें। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल अति साधारण ख्वाहिश, इच्छा थी, मानसिक जगत, सबके मन में ये बात बैठ गई। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, इसने परिवर्तन ला दिए। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। लोग अपने आप से सवाल करने लग गए, हमें क्यों नहीं वोट डालने का अधिकार है, जैसे कि स्विट्जरलैंड को है या यूएसए के नागरिकों को मिला हुआ है, तो मैं क्यों ना वोट डालूं। ये सवाल जब मन में आ गया, मानसिक जगत में हलचल होना स्वाभाविक हो गया। अब देखिए क्या होता है आगे। मैंने कहा शुरुआत में कि इसमें तथ्य के बाद एक फैक्ट आएगा, तारीखें आएंगी, जुड़े रहिए। यूरोप में लंबे समय से ऐसा आधुनिक राज्य ऐसे विचार विकसित हो रहे थे, स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता, यानी बहुत सारे एरिया पे किसी एक राजा का राज हुआ करता था। पूरा यूरोप इस समय भागों और विभागों में विभाजित था, आपसी लड़ाइयां होती रहती थी, युद्ध होते रहते थे, परिवार के परिवार, डायनेस्टी की डायनेस्टी एक दूसरे से टकराते रहते थे। ये वहां का कॉमन चलन था, साधारणतया होता रहता था। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ये लाइन
हमारे लिए समझने का बहुत बड़ा बिंदु है। देखिए क्या हुआ, एक साझा पहचान का भाव है, साझा इतिहास है और विरासत की भावना है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, वहां पे ये तीनों चीजें कौन कौन सी, साझा पहचान है। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं कि मैं अमेरिकन हूं, एक साझा पहचान है। चाहे मैं अमेरिका के किसी भी स्टेट में रहता हूं, हिस्ट्री हमारी कॉमन है, हमारा इतिहास एक ही है। या मुझे जो मेरे बुजुर्गों से मिला है विरासत, वो फीलिंग, वो भावना एक ही है। ये लाइन को कृपया आप जरूर यूज करें अपने आंसर देते वक्त कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। राष्ट्र राज्य कि मैं ये फीलिंग तीनों आएंगी, कौन कौन सी, एक साझा पहचान, साझा इतिहास और विरासत की भावना। ये अनंत काल से नहीं थी साझेपन की भावना कि शुरू से ही डेवलप हो गई, नहीं, ये धीरे धीरे हुई है। ये किस वजह से, ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। जनसाधारण को जीवन यापन के लिए, अपनी रोजी रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए, खेती बाड़ी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिर्फ राजा और उसका परिवार आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे ऐसा माना जाता है। संघर्ष हम सभी को करना पड़ता है। एक तो ये, फिर संघर्ष के लिए हमें नेताओं की आवश्यकता हुई, ये लोग आए, तथा आम लोग। इन्होंने जो क्रियाशीलता दिखाई इस बिंदु पर राष्ट्र राज्य के लिए, उससे इस भावना का उदय हुआ, क्रियाशीलता बड़ी, सरगर्मी हुई और पूरे यूरोपियन कंट्रीज, पूरे यूरोपियन देशों में यह बात फैल गई। क्या बात फैल गई मानसिक जगत का, और मैं आपको एक बार वर्णन करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब अमेरिका और स्विट्जरलैंड में चुनी हुई सरकारें आ रही हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे देश की भावना यहाँ आ पहुंची है। यह चैप्टर इन्हीं प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा। कौन सी वाली, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आ गए। फीलिंग्स की वजह से मानसिक जगत में सोच विचार, किताबें आ गई, विचारधाराओं से लोग अवगत हो गए, दूसरे देशों की आजादी देखी, दूसरे देशों की स्वतंत्रता देखी, चुनी हुई सरकारें उनको मिलने लग गई, बहुत आराम आया। जनमत संग्रह से आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी एक प्रत्यक्ष तरह का मतदान है, वोट डालने जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूंगा, जिसके तरीके से, जिसके जरिए से एक क्षेत्र के सभी लोग एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह, एक प्रस्ताव लाया गया, क्या ये है या नहीं है, दो तरह से आप इसमें वोट डाल सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना। इसको हम कहते हैं जनमत संग्रह। इकट्ठा किया गया, सबके विचार लिए गए। चलिए थोड़ा सा 9th क्लास को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार जुड़ा हुआ है। 9th में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, एक बार और उसको देख लीजिए कि पहली बार ये कब हुआ, 1789, 1789 में। कहाँ पर, फ्रांस में। फ्रांस में क्रांति हुई। इससे पहले मैं थोड़ा वार्ता करना चाहूँगा कि जब आप मुझे तनावग्रस्त जीवन देंगे, रोजी रोजगार के अवसर मेरे घट जाएंगे, शहरों में लोग आते जा रहे हैं, खेती बाड़ी छोड़ते जा रहे हैं, परिवार के परिवार बड़े शहरों में आकर बसने लग गए। ब्रेड का भाव अगर बढ़ जाएगा, ब्रेड हम लोग कहते हैं, हम यहाँ भारत में अलग मानते हैं, लेकिन वो लोग ब्रेड कहते हैं, वहाँ लोफ मिलता है बड़ा एक पूरा। मीट का भाव बढ़ गया, दूसरी चीज़ों में, रहन सहन में बड़ी परेशानी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। वो तो ठीक है, लेकिन टैक्स आम जन पर और बढ़ गए। आपको मालूम होगा, वहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जैसा कुछ था, याद कीजिए। ये दोनों टैक्स नहीं देते थे,
थर्ड नंबर पे जो थे वो लोग टैक्स देते थे, हमारे और आपके जैसे आम लोग। याद आया आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टी थे। और टेले नाम की कोई चीज हुआ करती थी, हमने 9th में पढ़ी है। दो तरह के टैक्स थे, एक चर्च को जाता था, एक प्रशासन को जाता था। देता कौन था? मात्र थर्ड। ये दोनों कोई टैक्स नहीं देते थे। याद आ गया है आपको, मुझे मालूम है। ये दोनों टैक्स नहीं देते थे, खाली थर्ड जो स्केल था हमारा वो टैक्स देता था। कौन से? टी थे और टेले। चलिए आगे चलते हैं। आपको याद होगा 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जो संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। नाम मैंने आपको बता ही दिया, लुई 16। इस क्रांति से क्या हुआ? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। उससे प्रभु सत्ता निकलकर कहां पहुंची? फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में। अब सीधा नागरिकों के हाथ में सत्ता पहुंच गई, सरकारें बन गई, काम चलने लग गया, हस्तांतरित हो गई, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, सत्ता का हस्तांतरण हो गया। अब क्या हुआ? इस क्रांति ने यह घोषणा कर दी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, सरकारें बनेंगी, नियत समय पे चुनाव होंगे और इसकी नियति आने वाला भविष्य यहाँ के निवासी, यहाँ के नागरिक किया करेंगे। ली पैट्री ली सिटुएन नाम है, फ्रेंच भाषा के हैं ये, यानी पृथ्वी और नागरिक के। ये हम लोग तो क्या कहते हैं? हम लोग कौन? यानी भारतवासी। हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता। अब ये हमने क्या किया है? इमेजिन किया है कि भारत माता ऐसी होंगी। इन लोगों के क्या माना जाता है? ली पैट्री पृथ्वी और नागरिक हम क्या कहते हैं? मातृभूमि है, भारत माता है हमारी। मातृभूमि क्या है तुम्हारी? हम भारत से हैं। और नागरिक ली सिटुएन, ये ली पैट्री ली सिटुएन फ्रेंच लैंग्वेज से लिए हुए दो टर्म है। आप भी इनको ऐसे ही देखिए। एक संयुक्त समुदाय का जन्म हो गया, एक विचार बन गया, एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, इन लोगों को संविधान बन गया। एक नया 3 कलर का तिरंगा इनके यहां बन गया। पुराना वाला ध्वज, पुराना वाला झंडा हट गया जो राजध्वज था। अब क्या होने लग गया? स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लग गया। नाम बदलकर उसको अब क्या कहने लग गए? नेशनल असेंबली। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, याद रखिए, नेशनल असेंबली। नई नई स्तुतियां रची गई, जैसे हम लोगों के वंदे मातरम है, ऐसे इनके यहाँ भी लिखी गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई कि एक जगह से पूरे फ्रांस पर राजकाज होगा, राजकीय कार्य होंगे, ऐसा होने लग गया। सबके लिए समान कानून आने लग गए, सभी नागरिकों के लिए बोल दिया गया इक्वल बिफोर लॉ। कानून की नजर में मैं भी, वो भी, सभी लोग बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हम इंग्लिश में बोलते हैं। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, सबके लिए समान कानून बना दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्यापार की बात की जाएगी। अब फ्रांस से इधर से उधर जो सामान आता जाता था, आयात निर्यात होता था, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुल्क यानी आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए। अच्छा, पहले के समय में क्या होता था? कहीं पर तो मीटर हो गया 110 सेंटीमीटर का, कहीं पर लीटर हो गया 900 ml का, इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन था। अब वो सब जगह भार, वजन और नापने की यूनिट एक सी कर दी गई, एक व्यवस्था हो गई पूरे फ्रांस में। नागरिकों को बहुत आराम आया इससे। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में अब हमारे भारतवर्ष में भी थोड़ा सा 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप पाएंगे बोली में परिवर्तन आता है। कहीं पर भी आप जाइए 30-40 किलोमीटर में पूरी बोली में, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। वो पूरे वर्ल्ड में है, तो यहाँ पर भी है। अब इन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय बोलियों को कहा कि नहीं, ये मत बोलो। क्या बोलो?
क्योंकि पेरिस के फ्रांस में सॉरी फ्रेंच भाषा ही चलती थी और बोली जाती थी। तो अब ये बोला गया कि इसी को हम हमारी राष्ट्र की साझी भाषा बना लेंगे। मतलब ये हुआ इस बात का, शुरू से देखिए, दो चीज हमको ध्यान करनी है, ली पैट्री ली सिटीजन, 3 कलर का झंडा इन्होंने अपनाया, चुना, उसको राजध्वज की जगह मिल गई। नई नई तरह के स्तुतियां आई, नई नई तरह की शपथ हुई, ओथ, है ना, शहीदों का गुणगान हुआ, जिन लोगों ने अपनी अपनी जानें दी थी उनका गुणगान किया जाने लग गया। और ये किसके नाम में हुआ सारा काम? फ्रांस के नाम में। आवर कंट्री फ्रांस, हमारा देश फ्रांस। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था अब लागू हो गई, नेशनल असेंबली चुन ली गई, समान कानून बन गए पूरे नागरिकों के लिए, सभी के लिए। आयात निर्यात शुल्क इधर से उधर पहले सामान जाने में बहुत लगता था, वो खत्म हो गया, व्यापार बढ़ गया। नापने और वजन करने की, यानी आज का 1 किलो 1 लीटर को ठीक कर दिया गया, पूरे देश में एक सा नाप लागू कर दिया गया, एक व्यवस्था हो गई। क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित पीछे की साइड धकेल दिया गया और कहा गया कि आप फ्रेंच भाषा बोलेंगे, जो कि पेरिस में अधिकतर बोली जाती है। पेरिस कहाँ की राजधानी आपको मालूम है? फ्रांस की। और वही आगे चल के उन्होंने कहा कि इसी को हम राष्ट्र की भाषा बनाएंगे, तो ये राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब ये कहा गया कि आप सभी अब फ्रेंच भाषा बोलेंगे, सरकारी काम भी अब फ्रेंच भाषा में पूरे देश में एक सिलसिले से उसी में होंगे। अब जितने भी क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने भी ये बात बोली कि ये फ्रांसीसी राष्ट्र का ही भाग्य और लक्ष्य था कि वो पूरे यूरोप को, पूरे क्या कह रहे हैं, वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, यानी राजाओं के राज से मुक्त करवाए। अब किसी राजा का राज हमें बर्दाश्त नहीं है, ये सामान्य नागरिकों की आवाज थी, वैचारिक क्रांति ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों में राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा, यानी दूसरे जो देश हैं, फ्रांस अकेला नहीं, फ्रांस ऐसे देशों की भी मदद करेगा जहां पर अभी भी राजा का राज है, निरंकुश राज है, वहां पे चुनी हुई सरकारें बनाई जाएंगी। इस तरह का इनका विचारधारा बन चुकी थी, कहाँ की? फ्रांसीसी नागरिकों की। जब ये न्यूज सारे में फैल गई, कौन सी? फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप में फैली धीरे धीरे। किस पर सबसे असर होगा? छात्रों पे, स्कूल वालों पे, शिक्षित मध्यम वर्ग और अन्य सदस्य जिन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की। आपको याद आया होगा 9th का पूरा चैप्टर में ये हमने बात बहुत गहराई से की है। इनकी एक्टिविटी, इनकी गतिविधियां और अभियान फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया गया। अब आ गया साल कौन सा? 1790 के दशक में। कहाँ कहाँ? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुस गई है। कहाँ की सेना है? फ्रांस की। क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए, फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। जब देखिए फौज दूसरे देशों में जाती है, अपने देश के विचार भी स्वाभाविक रूप से वो कैरी करती है, साथ ले जाती है। ये विचार भी आसपास के देशों में फैलने लग गए। आगे चलते हैं। क्या याद रखना हमें? फ्रांस की फौज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े बड़े इलाकों में जाने लग गई। क्रांतिकारी युद्धों का अब आगाज हो गया, स्टार्टिंग हो गई। क्या कर रही थी? फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने लग गई, विदेशों में भी ये आइडिया फैलने लग गया। नेपोलियन का रोल बहुत बड़ा है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया हुआ, उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत, मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा, कि जो पहली बार फ्रांस में लागू हुए। राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। जहां से चले थे फ्रांस, हम वहीं वापस पहुंच गए। अब लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये जो व्यवस्था है राजकीय कार्यों की, ये पूरी व्यवस्था कैसी कर दूं तर्कसंगत और इफेक्टिव, असरदार, कुशल हो जाए ये सारा काम।
ये वर्ष आपको याद रखना है। 1804 की नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको हमने क्या नाम दिया? नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट आंसर में भी ये आता है, लॉन्ग में भी नेपोलियन का आया है कई बार। तो इन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार है ये समाप्त किया जाए। देख लीजिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए कि अब कोई राजा के घर से पुत्र हुआ, उसको अगर कोई अधिकार पहले के समय मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे। सीधे सीधे शब्दों में अगर बोलूं कि राजपुत्र या राजा का बेटा या राजा की बेटी भी जो उनको पहले के ज़माने में अधिकार मिला करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि संविधान बन गया कि हम सभी लोग, पूरे फ्रांस के निवासी नागरिक, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। ये दो अधिकार मिल गए हमारे को, यानी फ्रांस निवासियों को, फ्रांसीसियों को। ऑल आर इक्वल, कानून के समक्ष सब बराबर है। राइट टू प्रॉपर्टी, हमारे देश में है क्या राइट टू प्रॉपर्टी? इसके आप मुझे जवाब भेजें अपने। हमारे देश यानी भारतवर्ष में राइट टू प्रॉपर्टी है क्या? चेक करें और मुझे बताएं। ये मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको जरूर ढूंढें। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अब ये जो रूल थे, नेपोलियन ने इसको जहां जहां पे फ्रांस का राज था उन क्षेत्रों में भी इसको लागू किया। कहां कहां? डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जो भी इनके डिविजन्स थे, पूरा पूरा देश इनके कब्जे में नहीं था, अभी हम नक्शा भी देखेंगे। तो इन विभाजनों को नेपोलियन ने बहुत सरल कर दिया। सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, फ्यूडल सिस्टम, राजा का राज जो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, सामंती व्यवस्था। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। देखिए, इस पे हमको बात करनी है। भू दासत्व का मतलब है कि ऐसे परिवार के परिवार बिना पैसे के, जैसे जमींदार हैं, कौन? जागीरदार। जमींदार, जागीरदार के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना पारिश्रमिक के काम करते हैं। ये प्रथा वहां भी थी, भारतवर्ष में भी चली, आपको पता है आज़ादी के पहले। तो सेम सर्फडम, भू दासत्व, जमीन पे काम करना है, घर पे भी काम करना है, इवन झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब भी इनको करने पड़ते थे। और जागीरदारों ने शुल्क छोड़े। ये भी एक कानून आया कि अब कोई हमें, जागीरदार को किसी तरह का शुल्क नहीं देना। तो दो मुश्किलों से सामान्य नागरिक छूट गया। अब श्रेणी संघ बन गए जो शहर में भी कारीगर रह रहे, मतलब एक छोटी छोटी उनकी यूनियन या एसोसिएशन बन गई। दूसरा आराम क्या हुआ? यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। और देखिए किसका ध्यान रखा गया? किसान हैं, कारीगर हैं, हमारे मजदूर हैं। नए उद्योगों को भी नई नई मिली उन्होंने सफलता और एक स्वतंत्रता का स्वाद चखा कि कैसा होता है सरकार के नियंत्रण में रहना। होने को नेपोलियन है, लेकिन ये सिलसिला एक सीरीज श्रेणी शुरू हो गई। क्या क्या? भूदासत्व खत्म, जागीरदारों को शुल्क से मुक्ति मिल गई, सामान्य नागरिक को। यातायात और संचार व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। अब किसान, कारीगर, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई जो स्वतंत्रता मिली उसका स्वाद चखा। लघु उत्पादक जो थे इनको बहुत आराम मिला। ये समझने लगा कि एक समान कानून, मानक भार, और जब नाप सब पूरे देश में एक से हो गए तो बहुत सहूलियत हो गई। वस्तु और पूंजी का चलना तेज हो गया। पहले बहुत दिक्कत थी। थोड़ी दूर पे आप चले, 900 मीटर का 1 मीटर, 900 सेंटीमीटर का 1 मीटर मान रहे हैं, कहीं पर 850 ml को 1 लीटर मान रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर करेंसी भी अलग अलग थी। ये भी इन्होंने आराम किया, बहुत आराम मिला पब्लिक को।
अब देखिए, जहां जहां भी फ्रांस जीता था, यानी जो फ्रांस द्वारा शासित प्रदेश कह लीजिए, यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी थी। जैसे कई जगह ये लोग गए, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो। फ्रांसीसी सेनाओं को ऐसा समझा गया कि ये स्वतंत्रता लेकर आए हैं, अपने साथ क्या लाए? स्वतंत्र होने के विचार और स्वतंत्रता की गिफ्ट प्रेजेंट लेके आए हमारे लिए। इस तरह से इनका स्वागत होता था, आइए। लेकिन आगे चल के ये थोड़े ही दिन में दुश्मनी में बदलने लग गया कि फ्रांस की सेना आई है, अब ये हो गया कि नई ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं करेंगे धीरे धीरे, और हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं होगा जिस तरह से ये राजकीय कार्य करना चाहते हैं। अब क्या हो गया? टैक्स बढ़ गए वापस से, अखबारों में खबरें, कोड वालों से नेपोलियनिक कोड जो है 1800 का, उससे पूछ के होएगा। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांस सेना में जबरन भर्ती हो रहे, फ्रांस की सेना में आपको जबरदस्ती भर्ती किया जाएगा। अब प्रशासनिक परिवर्तनों से दूसरे देशों और प्रदेशों के नागरिकों को नुकसान समझ में धीरे धीरे आने लग गया। पहले उन्होंने ये देखा कि फ्रांस की सेनाएं स्वतंत्रता की गिफ्ट लेके आई हैं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन बदलने लग गया, प्रशासन बहुत धीरे धीरे बदलने लग गया, कि टैक्स वापस बढ़ गए। खबरें अखबारों में सरकार द्वारा पूछकर ही छापी जा सकती हैं। दूसरे इलाकों को जीतने के लिए फ्रांस की सेना में भर्ती होना पड़ेगा आपको जबरदस्ती। तो ये नुकसान अब दूसरे देश और प्रदेशों को समझ में आने लग गए। देखिए, नक्शे से हम समझने की कोशिश करेंगे एक बार सारा। हमारा कंसर्न यहां से स्टार्ट ये है, रूसी साम्राज्य। ये जो देश का नाम है पोलैंड, रशिया, ये किसके अंडर में था? ग्रेट ब्रिटेन के, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये सारा आप जरा सा देखिए। बावेरिया यहाँ है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ है। ये हो गया हमारा स्विट्जरलैंड, ये हो गया फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, पुर्तगाल, ये कोर्सिका, सार्डिनिया, दोनों सिसिलियों का यहाँ राजतंत्र फैला हुआ है, छोटे राज्य हैं। ये ग्रीस जिसे हम कहते हैं, यूनान, ये रहा सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया। ऑटोमन एम्पायर का हमारे एक सवाल आता है, जब ये आएगा मैं आपको, टर्की का ये राज्य है, ये ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्मीनिया हो गया, मेसोपोटामिया, सीरिया हमारा इतना नहीं है, लेकिन हमारा इन सब नामों को आप देख लीजिए। ये आयरलैंड है, ऊपर की तरफ इनके स्कॉटलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, नीचे वेल्स, इंग्लैंड कहते हैं। तो ये पूरा कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड। तो ये तीनों जब मिल जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड के नाम से ये जाना जाएगा। हमारे क्वेश्चंस में ऑटोमन एम्पायर पे बात होती है। इटली को देख लीजिए, ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऑस्ट्रिया का हमारे पॉइंट है, हम इसकी बात करेंगे। वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है, ये इस तरह से नक्शा बना, बाउंड्रीज बनी इनकी, शायद पूछा जा सकता है। इस डायग्राम को पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, यानी जर्मनी में हो रहा है ये काम। एक वृक्ष जैसा सीन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग चढ़े हुए हैं, कुछ यहाँ नीचे धक्का मुक्की मारपिटाई का सीन लग रहा है अपने को। जर्मन चित्रकार कौन है? कैस्पर के शॉर्ट नाम से, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने इसको बनाया है। और क्या है इसमें? फ्रेंच सेनाओं का ज़ैक्रिन शहर पर कब्जा है, यानी फ्रांस की सेना यहाँ घुस चुकी है, एंटर हो चुकी है। कैसे कपड़ों में? नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिक हैं। अब वो कैसे हो गए? दमनकारी। जो एक किसान की गाड़ी बाएं हाथ पर है, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, आपको शायद नजर आ रही होगी, ये कुछ छीन रहे हैं इससे।
महिलाओं को तंग कर रहे हैं, बीच का ये वाला हिस्सा देखिए, कुछ छेड़खानी कर रहे हैं यहाँ पे। एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं, इधर इसको गिराई दिया। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद हमको बताया जा रहा है। ये जो पट्टी है इस पे क्या लिखा है हम समझते हैं। यह हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। ये कौन कर रहा है दावा? फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। अच्छा खासा राजतंत्र चल रहा होता था, फ्रांस की सेना जाती थी, राजतंत्र वहां खत्म हो जाता था और वो राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। तो ये चित्र हमको उस समय का बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छा वर्णन कर रहा है। क्या कह रहे हैं? हमसे आज़ादी और समानता ले लो, कि जिस तरह से हमने फ्रांस में आज़ादी और समानता लिए, स्वतंत्रता और इक्वलिटी हम जल्दी समझते हैं, तो ये मानवता का आदर्श रूप है, ये देने हम लोग आए हैं, आप लोग ये हमसे लीजिए।